5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Here we have a majestic lift off. It's a huge throw. और फिर नदी, सड़क और रेल लाइंस को पार करते हुए Operational briefing is underway. 50 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हमारी आज़ादी को अब 75 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस मुकाम पे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1947 के कंपैरिजन में अगर आप 2023 को कंपेयर करोगे और कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, एंड अगर मैं आपसे पूछूं यही कि इन दोनों में से इन दोनों टाइम पीरियड में कौन सा टाइम पीरियड आपको ज़्यादा डेवलप लगेगा, तो आपके लिए मुझे ये आंसर देना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सर अभी चंद्रयान 3 ने अपना मिशन सक्सेसफुली स्टार्ट किया है और इधर हमारा 1947 में हमने बस स्पेस में जाने की कल्पना ही शुरू की थी। तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा ही क्लियर है, और ये क्लियर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे पास 1947 में इस टाइम पीरियड के आसपास के बहुत सारे फोटोग्राफ्स, बहुत सारे वीडियोस, इनफैक्ट इस पीरियड के ऊपर बहुत सारे पीरियड ड्रामा, सीरीज, मूवीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे हमारे लिए इस चीज़ को इमेजिन करना बहुत ईजी हो जाता है। बट जब बात आती है आज से 2000 साल पहले की, चीज़ें थोड़ी मडल होने लगती है। I mean, अगर मैं अभी भी आपको बोलूँ कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, एडवांसमेंट में कौन सा टाइम पीरियड आगे था, 2023 CE या 23 CE, तो आपके लिए अभी भी आंसर देना काफ़ी इजी होगा, क्योंकि 23 CE मतलब इस टाइम पीरियड में अभी इंडो ग्रीक्स और इंडो पार्थियंस और साकास के बीच में स्ट्रगल चल रहा है। कुशाना अपने आप को बिठाने की कोशिश कर रहा है, गुप्ता एम्पायर को आने में अभी भी और 300 साल हैं। तो इस टाइम पीरियड को अगर मैं आज के आधुनिक टाइम पीरियड के साथ कंपेयर करूँ तो बड़ा ही जोक सा लगेगा कि सर ऑब्वियसली ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा डेवलप था। बट ये क्वेश्चन हमारे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आंसर करने के लिए जब हम कंपेयर करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को और उसके अगले आने वाले 2000 सालों में। क्योंकि देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो मैच्योर पीरियड है, जिसको हम कहते हैं कि ये 2600 BCE से करीबन 1900 BC के आसपास तक एग्जिस्ट करता था, अब उसी को अगर मैं कंपेयर करूँ 600 BCE के आसपास, तो मैं पाता हूँ कि इस 2000 साल में आने वाले जो मेरे साल थे उनमें डेवलपमेंट प्रोग्रेस ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ कर रहा। एंड इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको कंप्लीटली शॉक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारे शहर थे जिनको पहले प्लान किया जाता था और उसके बाद बनाया जाता था। मतलब उनकी नक्काशी पहले ड्रॉ करी जाती थी, उस प्लान के हिसाब से उस पूरे साइट को बनाया जाता था। मोहनजोदारो का एग्जांपल लेते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। बट मोहनजोदारो, जो कहा जाता है कि करीबन 250 हेक्टेयर जमीन के ऊपर बना हुआ था, उसको पहले प्लान किया गया था, और जिससे इसके ऊपर अच्छे से ड्रेनेज बिछाया जा सके उन्होंने एक स्लोप डिजाइन किया था, जहां पे एक साइड से वो ऊंचा था, दूसरी साइड से वो नीचा था, और ये जो स्लोप है करीबन हर मीटर में 2 सेंटीमीटर डिप करता था। और ये इसीलिए बनाया जा रहा था जिससे ड्रेनेज सिस्टम को अच्छे से लेआउट किया जा सके। बट ड्रेनेज सिस्टम में जैसे कूड़ा कचरा ना जाए उसको अच्छे से कवर किया जाता था। फिर भी जो मिट्टी और सिल्ट इकट्ठी होती थी उसको हटाने के लिए उन्होंने जगह जगह पे इस ड्रेनेज सिस्टम में पिट्स बनाए हुए थे, डीप गड्ढे खोदे हुए थे, जिससे जो भी कूड़ा कचरा होगा उस पिट के अंदर चला जाएगा। और उन पिट के ऊपर आज की तरह मैनहोल कवर्स लगाए गए थे, जो गोल गोल कवर्स आप देखते हो हमारे ड्रेनेज सिस्टम, हमारे रोड्स के ऊपर, उस तरह के कवर उस टाइम पीरियड में लगाए गए थे, जिससे आज की MCD की तरह उस टाइम का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी होगी वो उस चीज को साफ कर सके। तो आप सोच सकते हो उस टाइम के लोग कितने ज्यादा एडवांस थे। अब वहीं से अगर मैं 2000 साल की तरफ आगे आता हूं, मैं पाता हूं कि ये सारी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। लोग दोबारा हंटिंग गैदरिंग की तरफ चले जाते हैं, चरवाहे बन जाते हैं, बड़े बड़े शहर खत्म हो जाते हैं, और इन शहरों को आने में करीबन और 2000 साल लग जाते हैं। तो इतनी ज्यादा मेरी डेवलप्ड सिविलाइजेशन मेरे सामने यही क्वेश्चन लाती है कि नंबर 1, इतना ज्यादा डेवलपमेंट आया कहां से, और नंबर 2, अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट था तो वो गया कहां। और इन्हीं सारी चीजों की बात करने वाले हैं हम आज की क्लास में, जहां पे हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे इन आर्किटेक्चरल फीचर्स के बारे में और इन शहरों के बारे में कि इनका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस कैसे था और इनको इस इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैसे डिजाइन करा जाता था। राइट?
So let's begin. अब देखो, आज से 75 साल पहले के टाइम पीरियड को इमेजिन करना इजी है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारी फोटोज, एविडेंसेस, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जैसे जैसे मैं टाइम पीरियड में पीछे चला जाता हूँ, वैसे ही उतना ज़्यादा ही मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है अवशेष पाना और एविडेंसेस पाना और सोचना और इमेजिन करना कि उस टाइम पीरियड के लोग कैसे थे और उस टाइम का जो सोसाइटी थी, उसके किस टाइप की सोसाइटी, किस टाइप का समाज हुआ करता था। अब ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम बात करते हैं हड़प्पा की, क्योंकि देखो, हड़प्पा का जो स्क्रिप्ट है उसको हमने अभी तक डिसाइफर तो किया है नहीं। हड़प्पा की जो लिखावट है वो हम अभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से इन स्क्रिप्ट्स के अंदर लिखी गई चीज़ों को हमको गेस करना पड़ता है। हम उसको गेस करने की कोशिश करते हैं, कंपेयर करने की कोशिश करते हैं आगे आगे आने वाले चीज़ों के साथ, मटेरियल्स के साथ, और हम देखते हैं कि अच्छा कौन सी चीज़ ज़्यादा सिमिलर हो रही है। तो इसी के हिसाब से हम मोहरों को बोल देते हैं कि शायद उनको स्टैम्प्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, और वेट्स एंड मेजर्स को बोल देते हैं, रॉड्स के ऊपर लगे गए निशानों को हम बोल देते हैं कि वो स्केल की तरह यूज़ करे गए होंगे, वगैरह वगैरह। नाउ चीज़ें और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं जब हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हड़प्पा का जो पूरा एक्सटेंट है वो हमारे भारत का करीबन 1/3 हिस्सा है, और ये जो 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा जो एरिया है वो आज के टाइम पे जब हम एक्सकवेशन करने जाते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है, बिकॉज मैक्सिमम एरियाज में आज के टाइम पे बहुत सारे घर, विलेज, सेटलमेंट है, तो उनको हटा के वहाँ पे खुदाई करना हिस्ट्री के नाम पे, इतिहास के नाम पे बड़ा ही सेंटिमेंटल इशू हो जाएगा और लोग नहीं करने देते हैं। तो अब जब हम बात करते हैं कि जो एविडेंसेस हमको मिली हैं उनके हिसाब से हम कैसे कंपेयर करें कि कौन सी जगह कैसी थी, क्योंकि आपके लिए ये इमेजिन करना शायद इजी होगा कि अगर मैं बोलूं कि एक विलेज और टाउन और एक सिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आती है वो ये है कि एक विलेज, टाउन और सिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस है उसके साइज और पॉपुलेशन का, कि एक शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे, एक नगर में उससे कम लोग रहते होंगे, एक विलेज में उससे भी कम, एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है। बट हड़प्पा के टाइम पीरियड में हम पाते हैं कि इवन दो जो सेटलमेंट्स है वो वेरी करती हैं, 1 हेक्टेयर से भी कम साइज से लेकर करीबन 250 हेक्टेयर तक के साइज तक। इसमें सिर्फ साइज के हिसाब से हमको चीज़ों को डिमार्केट करना इजी नहीं होगा, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल रोजदी जो है एक विलेज कम्युनिटी थी जो बढ़ते 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 करीबन 7.5 हेक्टेयर की बन चुकी थी, जबकि जो लोथल है वो हमारा करीबन 5 हेक्टेयर से भी छोटा एरिया था और वो एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल टाउन की तरह काम करता था। तो साइज ऑब्वियसली मेरे लिए एक फैक्टर जरूर है, बट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है ये बताने के लिए कि कोई एक जगह शहर थी या विलेज थी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, हम अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं, हम स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेटिग्राफी के बारे में अगर आपको जानना है तो हमारी जो सबसे पहली वीडियो है इतिहास के, उसको एक बार जरूर देखना, क्योंकि उसमें हमने बात करी है कि स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है। स्ट्रेटिग्राफी बेसिकली होता है कि किस तरह हमारे जब हम एक्सकवेशन करते हैं, जब खुदाई करते हैं, किस लेयर पे कौन सी चीज़ मिलती है, उस हिसाब से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज का जो टॉप लेयर है, अगर वो 2023 का लेयर है, मैं उससे करीबन 1 मीटर नीचे जाऊंगा तो मुझे हो सकता है वहाँ पे मिलने वाली जो मिट्टी है वो 2010 की हो, 2000 की हो, और अगर उससे भी नीचे खुदाई करते हुए मैं चला गया तो मैं टाइम में और नीचे चला जाऊंगा। तो इन सारे एरियाज में क्या होता है, जब हम खुदाई करते हैं हम पाते हैं कि किसी भी एक लेयर में जो मुझे अवशेष मिलता है, उसी लेयर के अवशेष को हम डिफरेंट एरियाज के लेयर्स के अवशेष के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये टाइम पीरियड और वो टाइम पीरियड करीबन सेम टाइम पे हो रहा होगा। बट इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब दिक्कतें ऐसी हैं कि मान लीजिए हम कभी कभी कंपेयर करते हैं मैन्योर यानी कि जो गोबर होता है जिसका इस्तेमाल हम फार्मिंग में एज अ फर्टिलाइजर करते हैं, हम उसका कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो मैन्योर मुझे मिलता है, हो सकता है कि उस टाइम पीरियड के लोग एक जगह से दूसरी जगह मैन्योर लेके जाते होंगे फार्मिंग करने के लिए। तो मैं अगर एक ही जगह का मैं मैन्योर ढूंढ रहा हूँ और ये लोग एक जगह से दूसरी जगह फार्मिंग करने के लिए जाते होंगे, तो मैं क्या करूँगा, अपने एविडेंस के हिसाब से कहूँगा कि इतने बड़े एरिया में ये लोग रहते थे, मतलब जितने एरिया में मुझे मैन्योर मिलता होगा। बट शायद ऐसा नहीं होगा। उसी तरह क्या होता है, बहुत सारे शहर जो थे वो धीरे धीरे टाइम के साथ ही
थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले गए, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होते चले गए। क्यों? क्योंकि कभी कभी रिवर शिफ्ट हो जाता था, कभी रिवर में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, कभी अर्थक्वेक हो जाता था। इनफैक्ट अगर आप मेहरगढ़ को कंपेयर करोगे, मेहरगढ़ की हिस्ट्री में हमारी जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हमने उसमें मेहरगढ़ को कंपेयर किया है कि ये एक ऐसा एरिया है जिसने हमको पहली बार हमारी हड़प्पा सभ्यता का वजूद दे दिया था। ये हड़प्पा सभ्यता का भी प्रिकर्सर था। तो ये जो सिटी है, जो करीबन, ये जो एरिया है जो करीबन 7000 साल तक इनहैबिटेड था, वहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करे होंगे हर साल, 2 साल, 3 साल, 50 साल, 100 सालों में। तो अब मेहरगढ़ का आज के हिसाब से एक्सटेंड निकालना मेरे लिए और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसी वजह से। सिमिलरली कभी कभी हम अवशेष लेते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का, जैसे कोई पर्टिकुलर बीड हो गया या कोई पर्टिकुलर रॉक या स्टोन टूल हो गया, बट हड़प्पा में ये चीज़ और डिफिकल्ट हो जाती है। क्यों? बिकॉज यहाँ की पॉलिटी इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी और लोगों के बीच में इतना ज़्यादा व्यापार होता था कि मुझे जो रोहरी हिल के जो फ्लिंट्स मिलते हैं वो मुझे पूरे के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेशलाइज्ड फ्लिंट्स मिलते थे, तो उसी फ्लिंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कांजीवरम साड़ी आपको पूरे इंडिया में मिल जाएगी। क्यों? बिकॉज इट्स अ फेमस थिंग। उसी तरह उस टाइम का जो रोहरी हिल के फ्लिंट्स होते थे वो बड़े ही फेमस होते थे, बड़े अच्छे टूल्स बनते थे वहां से, तो उसी का इस्तेमाल हर जगह किया जाता था। सो इसीलिए एविडेंसेस के हिसाब से हमारे लिए एग्जैक्ट पिक्चर मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट नेवरदलेस मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया कि हम किस तरह से इन एक्सकवेशंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह चलो बात करते हैं हमने जहां पिछली वीडियो को छोड़ा था वो था मोहनजोदारो में। तो मोहनजोदारो का अगर मैं कंस्ट्रक्शन देखूं तो ये एक ऐसी सिटी मिलती है मुझे जो एक हड़प्पा सभ्यता की मतलब पिनेकल को दर्शाता है, पीक प्लानिंग को दर्शाता है, क्योंकि मोहनजोदारो अपने हिसाब से एक बड़ी ही स्पेशल सिटी है। क्यों? बिकॉज ये सिटी मैच्योर हड़प्पन से पहले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती थी। देखो, अगर इस मोहनजोदारो के मैप को अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि मोहनजोदारो को लोकेशन जो है वो मेरे सिंधु रिवर के बिल्कुल बगल में है। क्यों? बिकॉज इन लोगों को पानी की जरूरत पड़ती होगी। आई मीन इनफैक्ट मोहनजोदारो में मुझे करीबन 700 वेल्स मिले हैं, 700 कुएं मिले हैं। और ये 700 के 700 कुएं, ताज्जुब की बात ये है कि प्लानिंग के टाइम ही बनाए गए थे और बाद में एक्स्ट्रा कुएं नहीं जोड़े गए थे। इस पूरे सेटलमेंट में कोई एक्स्ट्रा कुएं नहीं जोड़े गए थे। सिर्फ ये 700 के 700 कुएं जो मेरे अपने घेराबंदी के अंदर मिलते हैं, हमारे किलाबंदी के अंदर मिलते हैं मोहनजोदारो के, यही थे जो आपको अभी भी प्रिसाइज प्लानिंग बता रहे हैं मोहनजोदारो की। और मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि मोहनजोदारो का कंस्ट्रक्शन मैच्योर पीरियड से पहले नहीं हो सकता था, क्योंकि पूरा का पूरा जो शहर है ना मोहनजोदारो का, करीबन 250 हेक्टेयर का ये जो शहर है वो 6 से 7 मीटर के प्लिंथ पे बनाया गया था। मतलब एक ऊंचा एक रिवेटमेंट जिसको कहा जाता है वो बनाया गया था और उसके ऊपर इस शहर को बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ के लोगों को पता था कि जब उफान आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ऊपर की तरफ, तो ये जो मेरी सिंधु रिवर है इसमें फ्लडिंग के या बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते थे। तो उसी से बचने के लिए इसको बनाया गया था। अब इसको बनाने के लिए कितना ज़्यादा मैन पावर लगा होगा आप सोच सकते हो? कितना ज़्यादा, 250 हेक्टेयर में इतना ज़्यादा खोद के ब्रिक्स बना के ये जो माउंड बनाया जा रहा है, ये सिर्फ मिट्टी का माउंड नहीं होता था, प्रॉपर बेक्ड ब्रिक्स और स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था इस माउंड को बनाने के लिए, जिसके ऊपर पूरे शहर को बनाया जाता था। राइट? इनफैक्ट पूरा शहर तो एक प्लेटफॉर्म पे था ही, उसके अंदर जितने भी घर होते थे उनका अपना एक प्लेटफॉर्म होता था। तो आप सोच सकते हो कितनी ज्यादा प्लानिंग जा रही है इसके अंदर। और मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बताया था कि मोहनजोदारो के प्लानिंग के टाइम ही इन लोगों ने इसके ड्रेनेज का किस तरह से ड्रेनेज होगा, किस तरह से हर घर से छोटे छोटे ड्रेन्स निकलेंगे और मेन ड्रेन से कनेक्ट होंगे, और वो मेन ड्रेन किस तरह आगे जाके किस तरह स्लोप्स में बटेगा, ये सारी चीजें पहले से प्लान करी गई थी। और यहाँ पे मैंने जो आपको क्लूज दिए थे इससे पहले टाइम पीरियड के, उसी क्लूज का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप पाओगे कि ये चीज़ तभी पॉसिबल थी जब यहाँ पे कोई एक ऐसी रूलिंग क्लास रहती होगी जो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट अपने आप से मैनेज कर पाते थे। राइट? तो मोहनजोदारो की ये स्पेशलिटी तभी हो सकती थी जब एक इतनी बड़ी रूलिंग क्लास हो, जो मैच्योर पीरियड से पहले पॉसिबल नहीं थी। तो मोहनजोदारो को कंस्ट्रक्ट ही इस तरह किया गया था। अब मोहनजोदारो के अंदर हमको 700 कुएं मिलते हैं, और इतने सारे कुएं दो चीजें दर्शा रहे हैं। एक कि यहाँ पे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा थी। राइट? तो आप एकदम
इंडस के बगल में, एकदम सिंधु रिवर के बगल में लगा नहीं सकते थे अपना शहर, बिकॉज यहाँ पे फ्लडिंग होती थी, तो बार बार वहां से पानी लाना डिफिकल्ट होता होगा। बट बिकॉज आप एक रिवर बेड के पास में हो, तो अगर आप कुएं खोदोगे तो आपको वाटर जल्दी मिल जाएगा, तो इसलिए इतने सारे कुएं मिलते थे। बट यहाँ पे बहुत सारे कुएं ऐसे हैं जो एक पब्लिक स्पेस में बनाए गए थे। इनफैक्ट जो घरों के अंदर भी जो मुझे कुएं मिलते हैं, हर 3 में से 1 घर के अंदर मुझे कुआं मिलता है, और ये जो मैक्सिमम कुएं थे वो घर के एंट्रेंस के आसपास होते थे। तो यहाँ पे 2 एविडेंसेस आपको मिल रही हैं। एक, इतने सारे कुएं, पब्लिक कुएं, और घरों के एंट्रेंस के पास कुएं मुझे यही दर्शा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते होंगे, और उन सारे लोगों का प्यास मिटाने का काम ये कुएं करते थे। और एक जगह पे इतने सारे लोग आना आपको दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग दूर दराज के इलाकों से आते थे। दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग कौन होंगे? थोड़े बहुत टूरिस्ट और बहुत ज्यादा व्यापारी, राइट। इनफैक्ट अगर आप मोहनजोदारो को लोकेशन अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि मेरा जो मोहनजोदारो है वो बड़े ही सेंट्रल लोकेशन पे लाई करता है। इनफैक्ट उसके ऊपर वाला जो एरिया है वो हड़प्पा से कनेक्टेड है, उसके साइड से मेरा बलूचिस्तान सिंध वाला एरिया है, उसके नीचे गुजरात है। तो ये जो सेंट्रल लोकेशन है हमारे मोहनजोदारो का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन था, और इसीलिए एक की कम्युनिकेशन सिटी की तरह काम करता था। और इसी चीज को देखते हुए ग्रेगरी पोशेल ने बात करी थी डोमेन्स की। ये डोमेन जो शब्द है ये बेसिकली यही दर्शाता है कि ये जो छोटा सा जो हमारा ये जो सिटी है वो आसपास के एरिया का कंट्रोलिंग सिटी है। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा कि अगर मेरी जो हड़प्पा सभ्यता है वो इतनी बड़ी सभ्यता है, और उस टाइम पीरियड में ना ही फोन है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ नहीं है, तो मेरा एरिया जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए यहाँ पे बैठ के, सेंटर में बैठ के दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए पोशेल कहते हैं कि जरूर यहाँ पे क्या होगा, इस पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में, डोमेन्स में या स्टेट्स में डिवाइड किया जाता होगा, जिसमें से ये बड़ी बड़ी सिटीज उनके कैपिटल का काम करती होंगी। उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि मोहनजोदारो जो है वो हमारा एक कैपिटल सिटी होगा, हड़प्पा जो है वो हमारा एक कैपिटल सिटी की तरह काम करेगा, उसी तरह धोलावीरा जो है वो हमारा एक और कैपिटल सिटी की तरह काम करेगी, और जो हमारी 2 और सिटीज़ हैं जिनका एक्सकवेशन अभी इतना ज़्यादा नहीं कराया गया है, जैसे हमारा गनेरी वाला हो गया और राखीगढ़ी हो गया, इनफैक्ट इनका भी पर्पस आप डोमेन्स की तरह ले सकते हो, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से डेवलप्ड सिटीज़ थी। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हम पाते हैं कि जब मेरा दूसरा शहरीकरण होता है, इस शहरीकरण के बाद वाला जो दूसरा शहरीकरण मेरे महाजनपदा टाइम की पीरियड के टाइम पे शुरू होता है, जो करीबन 500-600 BCE के आसपास का पीरियड है, वहां से धीरे धीरे जब हम मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड में पहुंचते हैं, जब पहली बार हड़प्पा के बाद इतना बड़ा एरिया एक सिंगल किंगडम के अंडर आता है, उस टाइम पीरियड पे अशोका डिसाइड करने की नहीं यार, इनफैक्ट अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब ने यही डिसीजन लिया था कि इतने बड़े एरिया को हम अकेले एक सेंटर से या एक कैपिटल से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने भी अपने पूरे के पूरे इस एम्पायर को, मौर्यन एम्पायर को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। बट आप ये सोचो, इन दोनों चीजों के बीच में करीबन 2500 साल का गैप है। 2500 साल। ये इंडिपेंडेंस की बात जो कंपैरिजन में आपके सामने लाता हूँ, उस चीज को याद रखना, बिकॉज 75 साल इजी है देखना, 2500 साल इजी नहीं है मेरे लिए देखना। तो 2500 साल के गैप में मुझे वही सिस्टम मिलता है जो हड़प्पन लोगों ने डिसाइड किया था, और वही सिस्टम मिलता है जो मौर्यन एम्पायर के लोग इस्तेमाल करते थे। मौर्यन एम्पायर के इस टाइम पीरियड में कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका ने यही सिस्टम डिवाइस किया था एक प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है, आप सोच सकते हो कि कितना ही ऑर्गेनिकली डेवलप करा गया ये सिस्टम था। तो ये थी ये है हमारी मोहनजोदारो की बात। अब मोहनजोदारो में और भी कुछ स्पेशल चीजें मिल जाती हैं, जैसे कि हमने बात करी है कि मोहनजोदारो जो है वो एक शहर है, राइट, और वो जो शहर है उसकी चारों तरफ फोर्टिफिकेशन या किलाबंदी करी जाती है। किलाबंदी को करने के लिए मोटे मोटे ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ईंटों का जो डायमेंशन है वो अभी भी 1:2:4 के हिसाब से होता था, बट जो मुझे ईंटें वहां पे मिली है फोर्टिफिकेशन के लिए, वो मेरी 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर की जगह
10 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर की मिली है, बिकॉज ऑब्वियसली फोर्टिफिकेशन के लिए हम बड़ी बड़ी ईंटों का इस्तेमाल करते थे। अब इंटरेस्टिंग बात आगे जाके हम करेंगे इन फोर्टिफिकेशंस के बारे में कि ये फोर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट थे क्यों, ये जो किलाबंदी करी जाती थी वो किस लिए करी जाती थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था इस टाइम पीरियड पे हड़प्पा के अंदर मुझे कोई अवशेष नहीं मिले हैं वेपन्स के, हथियारों के, किसी तरीके की आर्मी के, किसी तरीके के संघर्ष या किसी तरह के युद्ध के। तो इतनी बड़ी फोर्टिफिकेशन करने की क्या जरूरत थी, और ये चीजें हम सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे हमको एविडेंस मिलते रहेंगे। बट यस, फोर्टिफिकेशन किया जाता था। अब फोर्टिफिकेशन आपको ये भी दर्शाएगा कि अगर एक बार मैंने किलाबंदी कर दी तो उसके अंदर का एरिया फिक्स हो गया, बट जो पॉपुलेशन है वो तो बढ़ती रहेगी, है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी फूड सप्लाई सिक्योर हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह मेरा जो हड़प्पन टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है गुड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। यहाँ के लोग 2 बार क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगा रहे हैं। और मैंने बताया था अर्बनाइजेशन या शहरीकरण के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है सरप्लस एग्रीकल्चर। अधिकतर मात्रा में आप जब उपज करते हो तब उस उपज का इस्तेमाल आप ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। तो इसीलिए हम पाते हैं कि ये जो एग्रीकल्चर था इस टाइम पे बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। तो जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक सस्टेनेबल फूड सोर्स मिलेगा, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी तो धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। बट अगर मेरा अंदर का एरिया फिक्स हो चुका है इस फोर्टिफिकेशन को करने की वजह से, तो अगले 400 साल आने में धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता रहेगा, तब क्या होगा? एंड इसका आंसर अभी रिसेंटली बहुत सारे जो एक्सकवेशंस करे गए हैं उनमें से मिलता है कि इवन दो जो मेरा मोहनजोदारो एक इतना बड़ा अच्छा शहर था, वो अपने इस किलाबंदी के अंदर रहता था, उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे स्लम्स या बस्तियां होती थी, और इन बस्तियों के अवशेष मुझे हर जगह मिले, स्पेशली साउथ साइड में और ईस्टर्न साइड में। और इन बस्तियों के अंदर भी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते थे, राइट, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते थे जिसके अंदर लोग अपनी ट्रेडिंग के लिए चीजें बनाते थे। तो आपको वो दर्शा रहा है कि मोहनजोदारो नॉट ओनली एक बड़ा कम्युनिकेशन सेंटर था, बट बहुत ही अट्रैक्टिव सेंटर था, जहां पे लोग अगर मोहनजोदारो के अंदर भी नहीं रह पाते तो बाहर बस्तियां बना के रह जाते थे। और ये जो बस्तीफिकेशन है ये आपको करीबन हर सिटी के आज भी अंदर मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली को ही कंपेयर करोगे और दिल्ली के मास्टर प्लान को देखोगे तो आप पाओगे कि जब दिल्ली डेवलप हो रहा था उसके आसपास के जो एरियाज थे वो भी डेवलप हो रहे थे, और धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता चला गया हमारा दिल्ली एनसीआर बन गया, और एनसीआर के अंदर बहुत सारी ऐसी बस्तियां आके उसी का पार्ट बन गई, राइट। सो ये बड़ा ही एक ऑर्गेनिक डेवलपमेंट मिलता है। उसी के साथ साथ अगर अब मैं बिल्डिंग्स को देखूं, मेरे मोहनजोदारो के अंदर जो बिल्डिंग्स मिलती है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा आइकॉनिक फीचर है किसी भी हड़प्पन सभ्यता का वो है उसका अपर टाउन एंड लोअर टाउन डिवीजन। अब इस अपर टाउन को बहुत जगह पे सिटाडेल नाम दिया जाता है, और सिटाडेल जैसे मैंने इससे पहली वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था एक मिलिटरीली लोडेड टर्म है, बिकॉज सिटाडेल यूजुअली इस्तेमाल किया जाता था किसी एक फोर्टिफाइड जगह को दिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल डिफेंस या मिलिट्री के हिसाब से होता था। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, स्पेशली ब्रिटेन के साइड से आने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ मॉर्टिमर व्हीलर की, वो उनका बैकग्राउंड मिलिट्री की साइड से था। तो बहुत सारे टर्म्स मुझे जैसे फोर्टिफिकेशन का नाम है या फिर सिटाडेल का नाम है वो थोड़े मिलिट्रीली हैवी टर्म्स मुझे मिलते हैं, जो जरूरी नहीं है एक्चुअली उस टाइम पे होता हो। तो यस, ये जो डिवीजन है मेरा अपर टाउन और लोअर टाउन का डिवीजन, ये मुझे मिलता है, ये करीबन मुझे हर सिटी में मिलता है, बट जैसे मैं बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली हर सिटी में मिलता है। जरूरी नहीं है ये एग्जैक्टली हर सिटी में मौजूद हो, बट मुझे ये मिलता है। और ये डिवीजन मुझे दर्शाता है कि एक टाइप का क्लास डिस्टिंक्शन है, जहां पे ये अपर एरिया जो है वो मुझे दर्शा रहा है कि यहाँ पे आने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स है वो थोड़ी हटके हैं मेरी इस लोअर एरिया से। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली ये नहीं बता रहा हूं कि जो मेरी अपर एरिया की बिल्डिंग थी वो हर अपर टाउन में सेम होती थी, नहीं। इनफैक्ट हर अपर टाउन में मुझे, चाहे वो मोहनजोदारो का अपर टाउन एरिया हो या हड़प्पा का अपर टाउन एरिया हो, मुझे हर जगह जो टाइप की बिल्डिंग्स मिली है वो अलग मिली है। मोहनजोदारो में जैसे मुझे ग्रेट बाथ मिलता है जो मुझे कहीं नहीं मिलता है, उसी तरह मोहनजोदारो के अपर एरिया में कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं,
कुछ स्टोरेज यूनिट, वेयर हाउसेज या जिनको पहले ग्रेनरी बोला जाता था वो भी मुझे मिलती हैं, है ना। तो अपर लोअर टाउन का डिवीजन मुझे मिलता है जो मुझे दर्शा रहा है कि किसी टाइप का एक क्लास डिस्टिंक्शन या फिर एक इंपॉर्टेंस बेस्ड डिस्टिंक्शन होगा, जहां पे इस अपर एरिया को ज्यादा महत्व दिया जाता था इस लोअर एरिया के कंपैरिजन में। और एक और चीज इसी से जो रिलेटेड मुझे मिलती है वो ये है कि जो लोअर टाउन एरिया है, मैक्सिमम सिटीज में ये रेसिडेंशियल एरिया की तरह जरूर इस्तेमाल होता था, बट इसमें भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका लेआउट थोड़ा अलग सा है। जैसे अगर मैं हमारे मोहनजोदारो के सिटी की बात करूं तो मैं पाता हूं कि वहां पे एक हाउस यूनिट है जो थोड़ा बहुत टेम्पल की तरह दिखता है, टेम्पल की तरह फंक्शन होता होगा, क्योंकि वहां पे मुझे बहुत सारे टेराकोटा के आइडल्स मिले हैं। उसी तरह एक है जो एक कैरवन सराय या कारवा सराय, जो एक पर्शियन वर्ड है, कारवा यानी कि ट्रेडर्स के आने जाने वाले लोग, और सराय एज इन रहने की जगह या पैलेस। तो कारवा सराय या कैरवन सराय जो एरिया है, उस टाइप के मुझे जगहें मिली हैं, जो अगेन आप मोहनजोदारो का जो इम्पोर्टेंस है एज अ ट्रेडिंग सेंटर आपको वो दिखा रहा है। अब एक और चीज़ जो मैं पाता हूँ मैक्सिमम सिटीज़ में जो मुझे कॉमनली मिल जाती हैं वो है कार्डिनली ओरिएंटेड स्ट्रीट्स, या फिर हमारी जो प्रमुख या प्रधान दिशाएं हैं उनके हिसाब से हमारी सिटीज़ को, हमारे स्ट्रीट्स को डिवाइड किया जाता था, जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रन करती थी। और इसकी बात हम जब आर्किटेक्चर में करेंगे और ज़्यादा डिटेल में करेंगे, बट यहाँ पे भी जो मुझे घर मिले हैं वो प्रॉपर पक्के मकान मिले हैं, बेक्ड ब्रिक से बनाए हुए, जिनमें कभी कभी 2 फ्लोर या 3 फ्लोर भी हमको मिले हैं, राइट। एंड आगे जाके अगेन जब हम रेसिडेंशियल एरियाज के बारे में बात करेंगे, विल मेंशन दिस, बट कीप दिस इन माइंड कि इवन दो एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है बिटवीन द अपर टाउन एंड लोअर टाउन के अंदर मुझे बड़े छोटे दोनों टाइप के घर मिलते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े घर, छोटे छोटे घर, और ये जो बड़े छोटे घर हैं वो एक दूसरे के आसपास ही मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं मुझे ये इन्फर करने में मदद करेंगे कि देखो बड़ा घर जो है वो यूजुअली यही दर्शाएगा कि ये जो इंसान है जो इस घर में रह रहा है बड़ा ही सेठ इंसान है, इसके पास मॉनिटरली, अब मनी तो है नहीं उस टाइम पे, बट रिसोर्सेज के हिसाब से ये पर्सन ज्यादा रिच है, राइट। और जिसका छोटा घर है वो रिसोर्स के हिसाब से ज्यादा पुअर है, बट फिर भी बिकॉज ये घर एक दूसरे के आसपास है, ये आपको दर्शा रहे हैं कि रिच और पुअर के बीच में एक सोशल डिस्टिंक्शन उतना ज्यादा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, राइट। लोगों के बीच में भेदभाव नहीं आ रहा है अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने संसाधनों के हिसाब से, राइट। अब ये बात हो गई हमारी मोहनजोदारो की, तो अब यहां से मूव करते हैं हड़प्पा की तरफ। अब हड़प्पा में जो है, हड़प्पा मैंने आपको बताया था, हड़प्पा का जो शहर है वो पुराने हड़प्पा टाइम पीरियड से एग्जिस्ट करते हुए आ रहा है, क्योंकि मोहनजोदारो जो था एक कंप्लीटली न्यू शहर था जो मैच्योर हड़प्पन पीरियड के टाइम पे बनाया गया था, बट हड़प्पा के साथ ऐसा नहीं था। वहां पे पहले मेरा लोअर टाउन के मुझे अवशेष मिलते हैं और उससे आगे जाके मुझे अपर टाउन के अवशेष मिलना शुरू हो जाते हैं, जो दिखा रहा है कि हड़प्पा जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ था। तो यहाँ पे भी मुझे स्ट्रीट्स का डिवीजन मिल जाता है कार्डिनली, बट इतना अच्छे से नहीं मिलता जितना अच्छे से प्लान्ड वे में मुझे मोहनजोदारो में मिलता है, राइट। नाउ हड़प्पा का लोकेशन देखो, हड़प्पा का लोकेशन इज नाउ मच क्लोजर टू द हिमालयन माउंटेन्स। तो ये जो हड़प्पा है ये फंक्शन करता था मेरे कम्युनिकेशन सेंटर की तरह, जो ऊपर से यानी अफगानिस्तान के साइड से आने वाले ट्रेडिंग रूट्स को और नीचे जाने वाले ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल करता था। इनफैक्ट ऊपर का जो एरिया है, जैसे मेरा मांडा हो गया या रोपर हो गया या सुरतोगाई हो गया, ये जो मेरे छोटे छोटे एक्सटेंशन पॉइंट्स हैं, सेटलमेंट टाउन्स हैं, जो यूजुअली प्रोक्योरमेंट चीज़ों को प्रोक्योर करने के लिए, स्पेशली लकड़ी प्रोक्योर करने के लिए पहाड़ के एरियाज में से इस्तेमाल किया जाता था, उसी चीज़ को हड़प्पा में लाया जाता होगा और हड़प्पा से आगे जाके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा। सो हड़प्पा वॉज मोर लाइक एन एक्सप्लॉयटेशन, रिसोर्स को एक्सप्लॉयटेशन करने का बेस था मेरा वो, राइट। और हम पाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, कि साइज में डिफरेंसेस हैं। जैसे मेरा ये जो मोहनजोदारो है, इतना बड़ा शहर है, करीबन 250 हेक्टेयर का शहर है, उसी के हिसाब से अगर मैं हड़प्पा को कंपेयर करता हूँ तो उसके हिसाब से मेरा हड़प्पा निकल के आता है करीबन 25 हेक्टेयर का, तो 10 गुना छोटा, बट इंपॉर्टेंस में उतना ही ज्यादा, राइट। अब यहाँ पे जो एक्सकवेशन करी गई है, यहाँ के एक्सकवेशन की स्टोरी तो मैंने आपको बताई थी। अगर आपने हमारी
सबसे पहली स्टोरी देखी होगी हड़प्पा के बारे में, जहाँ पे हमने बात करी थी कि किस तरह हड़प्पा की जो डिस्कवरी थी वो एक ब्रिटिश स्पाई द्वारा करी गई थी। तो उस स्टोरी में आपने देखा होगा कि हड़प्पा जब पहली बार डिस्कवर किया गया था और जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार हड़प्पा के बारे में लिखा था, उन्होंने बोला था कि जो चीज़ें अलेक्जेंडर कनिंघम के आने से पहले अलेक्जेंडर बर्न्स ने लिखी थी या चार्ल्स मेसन ने लिखी थी, उसके हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं आज के हड़प्पा को, तो मैं पाता हूं कि यहां से मैक्सिमम लोगों ने बहुत सारे ईंटों की चोरी कर ली है। क्योंकि उस टाइम पीरियड में देखो एरिडिटी बढ़ रही थी। हड़प्पा के एकदम स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियोस देखी होगी तो आपने पाया होगा कि अब रेनफॉल यहाँ पे कम हो रहा है। पहले वहाँ पे रेनफॉल अच्छा था, अब धीरे धीरे सूखे की तरफ जा रहा है। तो वो अलूवियल मिट्टी मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा था, जिसके थ्रू ब्रिक्स बनाए जा सकते थे इजीली। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, आगे आने वाली सभ्यताओं ने, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न तरफ की सभ्यताओं की, मतलब जो 1600, 1500, 1400, मतलब इस टाइम पीरियड जितनी भी सभ्यता वहाँ पे हड़प्पा के आसपास आती थी, वो वहाँ से ईंटें निकालती थी, हड़प्पा के स्ट्रक्चर से ईंटें निकालती थी और अपने कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेती थी। इनफैक्ट जब मुल्तान से रेलवे लाइन बनाई जा रही थी कश्मीर की तरफ की, उस रेलवे लाइन को बनाने के लिए जो वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर थे वो ताबड़तोड़ हड़प्पा के ईंटें इस्तेमाल करते थे अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आज जो मुझे हड़प्पा मिलती है, मतलब जितना भी हम एक्सकवेशन कर पाए हैं, क्योंकि हड़प्पा जो नाम पड़ा है वो वहाँ के जो विलेज है हरिप्पा उसके नाम पे पड़ा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी एक विलेज है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सकवेशन नहीं करी जा सकती। तो जितना भी एक्सकवेटेड एरिया है वहाँ के मैक्सिमम एरियाज का जितने भी ब्रिक्स थे वो जा चुके हैं। तो वहाँ से मिलने वाली चीज़ों में से हम जितना भी चीज़ें पता लगा पाते हैं, उसमें से एक चीज़ तो मुझे ये मिलती है कि हाँ, ये भी फोर्टिफाइड शहर था, इसमें भी प्रॉपर फोर्टिफिकेशन हुआ था, इसमें भी अपर टाउन लोअर टाउन डिवीजन था। इनफैक्ट यहाँ पे एक बहुत बड़ा जलाशय मिलता है, एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर मिलता है, जिसका इस्तेमाल ज़रूर यहाँ पे पानी को स्टोर करने के लिए लोगों के द्वारा यूज़ करने के लिए किया जाता होगा। और रिजर्वायर के होने के चलते यहाँ पे मुझे कुएं इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं जितना मुझे मोहनजोदारो में मिलते हैं। तो यहाँ पे पानी बड़ा ही रेडिली अवेलेबल था इस रिजर्वायर की वजह से, जिसकी वजह से कुएं हमको नहीं मिलते हैं। एक और चीज़ जो मुझे मिलती है हड़प्पा के टाइम पीरियड में, जो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है बाकी सारे सिटीज़ का कंपैरिजन करने के लिए, वो ये है कि ये जो किलाबंदी करी जा रही थी वहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा गेट मिला है। बट ये जो बड़ा सा इलैबोरेट गेट मिला है ना, इसका साइज करीबन 2.5 मीटर चौड़ा है और 2.5 से 3 मीटर चौड़ा ये जो गेट है वो मुझे यही दिखा रहा है कि ये सिर्फ एक सिंगल बुलक कार्ट को ले जाने और आने के जगह जितना है। और इस तरह के गेट मुझे मोहनजोदारो में मिले हैं और बाकी जहां पे मुझे फोर्टिफिकेशन मिला है वहां पे ये इसी टाइप के गेट्स मिले हैं, जो बड़े ही इलैबोरेट वे में बनाए गए हैं बट इतने ज्यादा चौड़े नहीं हैं। तो अगेन ये मेरा एक और क्लू है कि ये जो फोर्टिफिकेशन किया जा रहा था वो किसी सेना से बचने के लिए नहीं किया जा रहा था, बट इसका बड़ा ही कोई यूनिक पर्पस हुआ होगा। अब एक और चीज जो मुझे हड़प्पा में पता चलती है वो ये है कि ये हमने बात करी थी वेट्स एंड मेजर्स के टाइम पीरियड पे, वो ये था कि हड़प्पा और चानूदारो 2 ऐसे शहर हैं जहाँ पे मुझे बहुत सारे वेट्स मिले हैं। जैसे आज के जो हमारे यहाँ पे सब्जी वाले होते हैं, अगर आपने वहाँ पे उनके स्टैंडर्ड वेट्स देखे होंगे कि 250 ग्राम का एक वेट होता है, 500 ग्राम का एक वेट होता है, 1 kg का एक वेट होता है, 100 ग्राम का एक वेट होता है। ये 5 और 10 के मल्टीपल में होते हैं, जबकि हड़प्पा के टाइम पीरियड में ये मल्टीपल्स अलग होते थे, राइट। और ये स्पेसिफिकली हड़प्पा और चानूदारो में बनाए जाते थे बिकॉज मुझे यहाँ पे इनके बहुत सारे अवशेष मिले हैं, राइट। नाउ अनदर थिंग that I find here is the so-called granaries. मुझे यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म मिले हैं जो थोड़े रेस्ड ब्रिक प्लेटफॉर्म हैं, जिनको बहुत सारे हमारे पहले के आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया था ग्रेनरी का। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना ही मुझे कोई ग्रेन मिला है ना ही किसी ग्रेन का अवशेष मिला है, तो एग्जैक्टली इसको ग्रेनरी कहना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। और इसी वजह से अब इनका नाम धीरे धीरे चेंज करके इनको वेयर हाउसेस बोला जा रहा है, बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा ही सिमिलर स्ट्रक्चर है लोथल में मिलने वाले वेयर हाउस के साथ, जहां पे मुझे एक्चुअल वेयर हाउस रिलेटेड एक्टिविटीज मिली है, राइट। सो अगेन ग्रेनरीज मिली है,
और इन ग्रेनरीज को अब ग्रेनरीज नहीं बट एक वेयर हाउस के हिसाब से देखा जाता है। नाउ जब हमने पहली बार मेजर करना शुरू किया था हड़प्पा को, तो हमने पाया था कि इसका जो सेटलमेंट है वो करीबन 25 हेक्टेयर का था, स्पेशली जो ओल्ड हड़प्पा के टाइम पीरियड का था। अब धीरे धीरे जब हमने मैच्योर पीरियड के टाइम पे इसको और ज़्यादा एक्सकेवेट करने की कोशिश करी और एक्सकेवेट करते गए, तो हमको और भी एक्सटेंसिव चीज़ें मिलने लगती हैं। और जब इन चीज़ों को हम एक साथ ऑक्यूपाई करने लगते हैं, एक साथ मिलाने लगते हैं, तो हम पाते हैं कि हो सकता है पीक टाइम पीरियड पे ये जो हड़प्पा की सभ्यता होगी वो करीबन 150 हेक्टेयर की होगी, और यहाँ का जो पीक पॉपुलेशन होगा वो करीबन 60,000 लोगों का होगा। उसी हिसाब से अगर मैं मोहनजोदारो को देखूं तो मैं पाता हूं कि मोहनजोदारो का जो पॉपुलेशन होगा वो करीबन 1 लाख लोगों का होगा, राइट। सो इनिशियली 25 हेक्टेयर हमारा जो हड़प्पा था, और वहां से धीरे धीरे जिस हिसाब से अब एक्सकवेशन करी जा रही है हम पाते हैं कि ये करीबन 150 हेक्टेयर का एरिया होगा। नाउ यहां से आगे चलते हैं धोलावीरा के पास। अब धोलावीरा जो मेरा एरिया है, धोलावीरा का जो शहर है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मेरे लिए 2 माध्यम से। एक, ये पहला ऐसा शहर है जिसमें मुझे एक नहीं 2 डिविजन्स मिलते हैं। पहला डिवीजन अपर और लोअर टाउन का, पर उसी के साथ साथ मुझे एक मिडिल टाउन भी मिलता है। मतलब एक अपर एरिया, उसके बाद एक और मिडिल टाउन एरिया, और उसके बाद एक और एक लोअर टाउन एरिया, जो मुझे दर्शा रहा है कि धीरे धीरे जैसे धोलावीरा बड़ा हो रहा था और जैसे जैसे लोग इसको और ज़्यादा ऑक्यूपाई करते जा रहे थे, तो जो साइड मैंने आपको बताया था ना किस तरह बस्तियां आती रहती थी, बस्तियां बैठने लगती थी जैसे जैसे इंपॉर्टेंस बढ़ती रहती थी। तो बिकॉज धोलावीरा थोड़ी और पुरानी शहर है मोहनजोदारो के कंपैरिजन में, तो जैसे जैसे धोलावीरा बढ़ता चला गया और उसके साइड में बस्तियां बसने लगी, तो आगे जाके इन धोलावीरा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ने उसने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है, ये जो सबर्ब्स हैं, ये जो हमारी बस्तियां बैठी हैं, उनके भी चारों तरफ आप घेराबंदी कर दो, जिसकी वजह से अब ये एक नया लोअर टाउन बन गया। इससे पहले वाला लोअर टाउन मिडिल टाउन बन गया, और जो अपर टाउन था वो अपर टाउन का एरिया ही बना रह गया, राइट ना। धोलावीरा का जो साइज है वो करीबन 60 हेक्टेयर का है। 60 हेक्टेयर साइज का मेरा जो ये एरिया है, और इसमें एक और जो मैंने आपको बताया जो 2 इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो ये जो मेरा डिवीजन हो गया अपर मिडिल एंड लोअर टाउन का, और दूसरा है कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे रिजर्वायर मिले हैं, पानी के रिजर्वायर मिले हैं। तो यहाँ पे ये जो रिजर्वायर बनाए गए थे, ये आपको दर्शा रहा है कि यहाँ पे पानी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अब ये धोलावीरा की लोकेशन को देखो, धोलावीरा है हमारा जो खदीर आइलैंड है कच्छ के वहां पे लोकेटेड है, और इस टाइम पीरियड में जो मेरा कच्छ है, आज जैसे रण ऑफ कच्छ दिखता है ना, वैसा नहीं है। यहाँ पे जो नाग डिप्रेशन है वहां पे पहले पूरा पानी भरा होता था। और ये जो मेरा, लेट मी गिव यू द मैप। अब इस मैप को देखो, यहाँ पे आप वाटर एक्सटेंट देख पा रहे हो, वाटर रीच। तो उस टाइम पीरियड में गुजरात जो था वो छोटे छोटे आइलैंड्स की तरह था, जिसमें जब धीरे धीरे वाटर रिसेस होने लगता है तो वो आज के टाइम जैसा गुजरात बन जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे धोलावीरा के आसपास बहुत सारा सॉल्ट वाटर है। तो सॉल्ट वाटर, अब इनके पास प्यूरिफिकेशन सिस्टम तो था नहीं इतना बड़ा, तो इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे पानी के रिजर्वायर बनाए थे, जहां से आज सामने के जो रिवर्स थे उससे नहर काट के यहाँ पे लिया जाता था, पानी को लिया जाता था, राइट। सो इसीलिए यहाँ पे इस पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। अब इसी के साथ साथ मुझे धोलावीरा में बहुत सारे बोट्स और बोट रिलेटेड मरीन ट्रेड के अवशेष मिले हैं, जो दिखा रहा है कि धोलावीरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवरसीज इंपोर्ट का इंपोर्ट्स को करने के लिए एक पोर्ट की तरह काम करता था, और उसी के साथ साथ यहाँ से बहुत सारा लोकल मटेरियल इधर से उधर मूव किया जाता था। देखो, इससे पहली वाली वीडियोस में जहाँ पे हमने ट्रेड की बात करी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द हड़प्पन पीपल वाज वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मानी पानी के रास्तों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, बिकॉज इनके लिए उस टाइम पीरियड में इंडस था, इंडस रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, हमारे पास सरस्वती रिवर थी, सरस्वती रिवर की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज थी, और छोटी छोटी नहरें तो इन्होंने काट की रखी थी हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो पानी और पानी से रिलेटेड जो स्रोत थे वो बहुत अच्छे वाटर ट्रांसपोर्ट की तरह काम करते थे। और मैंने आपको बताया था हड़प्पा के जो लोग थे वो बड़े ही अच्छे नाविक हुआ करते थे। तो इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल करते हुए आप कह सकते हो कि
धोलावीरा, मोहनजोदारो, हड़प्पा ये सारे के सारे वाटरवेज से कनेक्टेड थे और इसीलिए धोलावीरा एक ऐसा एरिया बनता था जहां से दूर दराज के इलाकों से, चाहे वो दिलमुन हो, मगान हो, इन सारे एरिया से, मेसोपोटामिया से चीजें आती थी और यहाँ से आगे जाके इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, लोकल मटेरियल्स एंड इंपोर्ट्स को, राइट। अब वहां से अगर मैं देखूं धोलावीरा के अंदर के एरिया को, तो मैं पाता हूं कि ये जो एरिया है मेरा, वो मैच्योर पीरियड में उसमें एक बाइपराटाइट सिटाडेल है। बाइपराटाइट मान लें 2 एरियाज में डिवीजन सिटाडेल है, जहां पे एक कैसल है, जो कैसल एरिया है, जो मेरा बड़ा सा एक फोर्टिफाइड एरिया है, और उसी की साइड में एक प्लेन एरिया है, एक अरीना या एक ग्राउंड की तरह है, जो हो सकता है पब्लिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, राइट। पब्लिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और उसी तरह मुझे एक पेव्ड एरिया मिलता है, एक बड़ा सा स्ट्रेट स्ट्रिप मिलता है, जो शायद हो सकता है परेड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। तो अगेन ये आपको धोलावीरा की सिग्निफिकेंस को दिखा रहा है। और बीइंग एन इंपोर्ट टाउन, जहां से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स आ रहे हैं, धोलावीरा शायद एक ऐसा शहर होता होगा जहां पे डिफरेंट एरियाज के डिफरेंट सिविलाइजेशंस के लोग आते होंगे। तो इसीलिए धोलावीरा का अपना ही एक अलग ही सॉर्ट ऑफ रुतबा होगा इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट। नाउ अनदर थिंग दैट वी सी इज, ये जो धोलावीरा है वहां पे मुझे एक बहुत बड़े मेजर अर्थक्वेक के साइंस मिले हैं, जिसके हिसाब से जो मुझे एविडेंसेस मिले हैं वो दिखा रहे हैं कि करीबन 2200 BC के आसपास यहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से इस सिटी को दोबारा बनाया गया था। और उसी टाइम पे ये जो बस्तियां थी इनको इंक्लूड कर दिया गया था इस लोअर टाउन डिवीजन को बनाने के लिए। नाउ धोलावीरा का अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे ना, दिस इज वेयर धोलावीरा बिकम्स सुपर इंटरेस्टिंग, बिकॉज धोलावीरा अगर आप इस मैप को देखोगे आप पाओगे कि बहुत ही प्रोपोर्शनेट वे में बनाया गया है। और अगर हमारी इससे पहली वाली जो वीडियो है जिसमें हमने बात करी थी अंगुलम के बारे में, और किस तरह अंगुलम जो मेरा जो डायमेंशन है, और उसी के साथ साथ उसी का जो मल्टीपल 108 अंगुलम का जो डायमेंशन जिसको हम धनुष बोलते हैं, 1D या 1 धनुष, जो करीबन 1.9 मीटर के हिसाब से आता है, ये डायमेंशन पूरे के पूरे धोलावीरा में इसी के रेशियोज का इस्तेमाल करा जाता है, पूरे के पूरे धोलावीरा में, विद वेरी 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 मिनिमल डेविएशंस। करीबन 1-2 सेंटीमीटर का डेविएशन मिलता है एक 1.9 मीटर के मल्टीपल पे। ये जो बड़ा सा जार्गन मैंने आपको बोला है ना, इसका मतलब यही है कि पूरा का पूरा जो धोलावीरा था वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था, एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाया गया था। और इनफैक्ट आगे आने वाली जितनी भी चीजें धोलावीरा में ऐड करी जाती थी वो इसी मेजरमेंट के साथ ऐड करी जाती थी। और ये रेशियो सिर्फ धोलावीरा में नहीं, मैक्सिमम जगहों में फॉलो होता था। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने एक प्रॉपर मैट्रिक सिस्टम बनाया था। और वो मैट्रिक सिस्टम मुझे दिल्ली के आयरन पिलर में भी मिलता है, ताजमहल में भी मिलता है, इनफैक्ट गुप्ता पीरियड के बहुत सारे टेम्पल्स में मिलता है। और ये ऐसा एक मेजरमेंट सिस्टम था जो ब्रिटिशर्स के आने तक हमारे इंडिया के मैक्सिमम आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में यूज करा जाता था। तो अगेन वो आपको यही दिखा रहा है कि यहाँ के लोग प्लानिंग का बहुत ज्यादा महत्व रखते थे, प्लानिंग को बहुत ज्यादा महत्व देते थे, राइट। सो अगेन धोलावीरा, उसी के साथ साथ हड़प्पा, मोहनजोदारो आपको यही दिखा रहा है कि यहाँ पे एडवांसमेंट कितनी ज्यादा थी। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है सेमेटरीज की, मतलब कहाँ पे जो लोग मर जाते थे उनको कहाँ दफन किया जाता था। और हम पाते हैं कि सेमेटरीज जैसे हड़प्पा में भी जो सेमेटरी है वो हड़प्पा के साइड से जस्ट थोड़ी सी दूर मिली है। उसी तरह धोलावीरा में भी मुझे सेमेटरीज मिली है, इतनी ज्यादा नहीं, बट वही धोलावीरा के साइड से थोड़ा दूर मुझे सेमेटरीज मिली है। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा इन सारे शहरों में मिलती है, वो ये है कि सैनिटेशन का बड़ा ही ध्यान रखा जाता था। इनफैक्ट हड़प्पा में मुझे ऑलमोस्ट हर घर में लैट्रिन्स मिले हैं। अब उसी तरह धोलावीरा में मुझे हर घर में बाथरूम्स नहीं मिले हैं, बट यहाँ पे भी यूजुअली सैनिटेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे भी जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बड़े ही अच्छे से डेवलप वे में बनाया गया था। उसी तरह सेम चीज़ मुझे मोहनजोदारो में मिलती है, जहाँ पे मुझे इंडोर बाथरूम्स मिल जाते हैं। तो अगेन सैनिटेशन, क्लीनलीनेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जब हम सोसाइटी की बात करेंगे तब ये चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, क्योंकि हम पाएंगे कि यहाँ के सोसाइटी के लोगों को अपना आउटवर्ड अपीयरेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था,
किस टाइप के कपड़े पहनते थे, किस टाइप की ज्वेलरियाँ पहनते थे, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वाई हम पाते हैं कि ऐसी चीज़ें, देखो जब भी हम अवशेषों को देखते हैं ना, स्पेशली एक्सकवेशंस में जब हम छोटे छोटे अवशेषों को देखते हैं, उन अवशेषों को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है लग्जरी और एक होता है यूटिलिटी। लग्जरी मतलब जिसकी मुझे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ मुझे हो, मेरे पास हो। और यूटिलिटी वो है जिसकी मुझे सर्वाइवल के लिए ज़रूरत है। तो ज्वेलरी जो है वो हमेशा लग्जरी के अंदर ही आएगा, उसका इतना ज़्यादा कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। बट हड़प्पा टाइम पीरियड में हमको इतनी टाइप्स ऑफ ज्वेलरी मिलती है और इतने डिफरेंट मटेरियल्स की ज्वेलरी मिलती है, जिसमें कुछ मटेरियल्स बहुत कॉमन थे, जैसे कि जो हमारे शेल्स हो गए, कौड़ियाँ जो होती हैं, शेल्स जो होते हैं, शंख जो होते हैं, उससे बनाए हुए ज्वेलरी वर्सेस गोल्ड, लैपिस लजूरी और क्वार्ट्ज, इन सारे प्रेशियस जेमस्टोन्स। इनफैक्ट आगे जाके मुझे जेड जो चाइना से आता था, जेड के भी मुझे ज्वेलरीज मिली हैं। तो यही दर्शा रहा है कि कुछ लोग महंगी ज्वेलरियाँ पहनते थे, कुछ लोग सस्ती ज्वेलरियाँ पहनते थे। मतलब एक किसी ना किसी तरह का एक समाज, इस हड़प्पा के समाज के अंदर एक आर्थिक स्तरीकरण हो रहा था, जो मुझे यहाँ के प्रेजेंस ऑफ साइज ऑफ द हाउसेस, घर का कितना बड़ा साइज है उससे भी पता चल रहा है, प्रेजेंस ऑफ बाथरूम, प्रेजेंस ऑफ वेल्स, इन सारी चीज़ों से ये चीज़ें पता चलती हैं, राइट। तो अगेन ये सारी चीज़ें देखने का मकसद यही है, इन शहरों के बारे में डिस्कशन करने का और देखने का मकसद यही है, इसी चीज़ को जानना कि ये चीज़ें कैसे बनाई जाती थी। नाउ मूविंग ऑन फ्रॉम धोलावीरा वी फाइंड राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भी जो मेरा जो एरिया है वो परहैप्स 80 से 100 हेक्टेयर का होता होगा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और प्रॉब्लम यही है राखीगढ़ी की कि वहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। वहाँ पे अभी करंटली 2 मॉडर्न विलेजेस हैं, इसलिए वहाँ पे एक्सकवेशन करना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। बट जितना भी हमने एक्सकवेशन किया है उसके हिसाब से हमने पाया है कि ये एक वॉल्ड रेसिडेंशियल एरिया था, सिमिलरली फोर्टिफाइड रेसिडेंशियल एरिया था। और यहाँ पे जितने भी हमारी स्ट्रीट्स थी वो उसी तरह प्रधान दिशाओं के हिसाब से बनाई गई थी। और यहाँ पे भी एक सेपरेटली वॉल्ड सिटाडेल यानी अपर टाउन था, तो यहाँ पे भी एक अपर और लोअर टाउन का डिवीजन था। उसी तरह मुझे यहाँ पे पब्लिक और डोमेस्टिक ड्रेन्स मिलते हैं। घरों के आसपास के जो ड्रेन्स, पब्लिक ड्रेन्स, डोमेस्टिक ड्रेन्स दोनों मिलती हैं। एंड मुझे यहाँ पे सेमेट्री जो है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था वो इस राखीगढ़ी के एरिया से थोड़ा बाहर मिली है। उसी तरह मैंने आपको बात बोली थी गनेरी वाला की। अब गनेरी वाला में भी यही प्रॉब्लम है कि ये करीबन 80 हेक्टेयर का एरिया है, बट इसमें अभी भी एक्सकवेशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आसपास रेसिडेंशियल एरियाज हैं। अब ये तो बात हो गई सिटीज़ की। अब सिटीज़ के हिसाब से जब मैं सिटीज़ को देखता हूँ तो सिटीज़ थी, बड़ी बड़ी सिटीज़ थी, बट वो इतनी ज़्यादा तो थी नहीं। तो अब उससे लोअर डिवीजन पे आता है मेरे टाउन्स। बहुत सारे टाउन्स हुआ करते थे। अर्बन टाउन्स जो थे वो सेपरेट पब्लिक और रेसिडेंशियल एरिया के हिसाब से उनको भी बनाया गया था, और कार्डिनली ओरिएंटेड स्ट्रीट्स भी थी इनके पास, जो प्रधान दिशाओं के हिसाब से बनाई हुई स्ट्रीट्स भी थी, बट ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटी होती थी। तो नॉर्मली वहाँ पे हम बात कर रहे हैं 80 हेक्टेयर, 150 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, 250 हेक्टेयर। यहाँ पे जो मैक्सिमम टाउन्स होते थे वो करीबन 4 से 16 हेक्टेयर के आसपास के मुझे मिलते हैं। और इनमें भी मैं पाता हूँ कि कुछ टाउन्स थे जो स्पेशलाइज्ड टाउन होते थे। कुछ टाउन्स का काम होता था लोकल रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना एक इंडस्ट्रियल स्केल में। जैसे अगर आप लोथल या कुंतासी का एग्जांपल लोगे तो आप पाओगे कि यहाँ के जो सेटलमेंट्स थे वो छोटे छोटे मटेरियल्स को प्रोसेस करके भेजते थे मोहनजोदारो की तरफ, हड़प्पा की तरफ, जहाँ पे वो और चीज़ों को और अच्छे से प्रोसेस कर सके। उसी तरह कुछ जगह है जैसे लोथल है जो एक एंट्री एग्जिट या ट्रांजिट पॉइंट की तरह काम करता था, ट्रेडिंग के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसी तरह हम पाते हैं कि बहुत सारी जगहों में, बिकॉज ये छोटे छोटे एरियाज थे, तो यहाँ पे वो जो फोर्टिफिकेशन है ना, जो किलाबंदी थी, वो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं मिलती है, राइट है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। नाउ अनदर थिंग दैट वी सी इज कुछ इन्हीं टाउन्स का इस्तेमाल एक प्रोक्योरमेंट टाउन के हिसाब से किया जाता था। मतलब कुछ टाउन्स को बनाया गया था इसी हिसाब से कि अगर मुझे उस एरिया में एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए जो मुझे बहुत अच्छे से मिल सकता है, तो मैं वहाँ पे एक छोटा सा टाउन बना दूंगा जिसका काम उस रॉ मटेरियल को लेके आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं
शुर्तोगाई या सुतका गेंडोर की बात करूं, या गालूधारो या सुरकोटाड़ा की बात करूं, ये सारे के सारे मेरे स्पेसिफिक टाउन्स हैं जिसमें काम है कि आप टिम्बर, अगर आपको मिल रहा है तो टिम्बर ले आइए, आपको अगर वहाँ पे कोई पर्टिकुलर ओर मिल रहा है तो आप ओर ले आइए। तो इनका काम यही था। बट अगेन ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी जैसे जैसे मैं और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। बट यहाँ पे भी टाउन्स में 2 टाउन्स हैं जिनका जिक्र मैं थोड़ा और डीपली करना चाहूँगा। एक है कालीबागान और दूसरा है लोथल। अब कालीबागान अगर मैं देखूंगा तो आप पाओगे कि कालीबागान का भी जो शेप है वो कार्डिनल ओरिएंटेड स्ट्रीट्स हैं, फोर्टिफिकेशन करा गया है। और कालीबागान एक ऐसा शहर है जिसने मुझे सरस्वती रिवर की प्रॉपर होने का जो एविडेंस है वो मुझे कालीबागान ने दिया था। कैसे? बिकॉज आप पाते हो कि कालीबागान में कोई कुएं नहीं है, कोई पानी का रिजर्वायर नहीं है, और यहाँ पे आसपास कोई नदी बहती भी नहीं है। तो कालीबागान के लोग पानी कहाँ से लाते होंगे? तो इसका मतलब ये है कि कालीबागान में एक टाइम पे एक रिवर फ्लो करती होगी। और जब कालीबागान के आसपास का जब सॉइल एनालिसिस किया गया था, जब ज़रकॉन डेटिंग करी गई थी उस सॉइल की, तब हमने पाया था कि कालीबागान का जो एरिया है वो एग्जैक्टली सरस्वती रिवर का जो वाटर बेड होना चाहिए था उसी के ऊपर बनाया गया है, उसी के हिसाब से, उसी के शेप को लेते हुए बनाया गया है। तो इसी से हमने ये एक बहुत सारे एविडेंसेस में से एक मेन एविडेंस था ये दिखाने के लिए कि जब कालीबागान यहाँ पे एग्जिस्ट करता था उस टाइम पीरियड में यहाँ पे सरस्वती रिवर, ये जो घाघर हाखरा रिवर है वो यहाँ से बहती थी। राइट नाउ अनदर अमेजिंग थिंग जो स्पेसिफिकली मुझे कालीबागान में मिलती है वो है कि यहाँ पे मुझे फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। मतलब यहाँ पे मुझे यज्ञ कुंड मिलते हैं जहाँ पे किसी ना किसी तरीका का एक रिचुअल सिग्निफिकेंस हुआ होगा, रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस हुआ होगा, जहाँ पे किसी टाइप का पूजा, किसी टाइप का एक रिचुअल किया जाता होगा। हमारे लिए अगेन एग्जैक्टली जानना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ना ही हमारे पास उतने ज़्यादा एविडेंसेस हैं। फायर ऑल्टर का एविडेंस हमको इसलिए मिलता है बिकॉज आसपास बेक्ड ब्रिक्स मिली हैं और वहाँ पे पर्टिकुलर बर्न्ट एशेज और बोन्स मिले हैं जो मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी ना किसी टाइप का एक रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस होगा। तो ये फायर ऑल्टर्स मुझे मिलते हैं। एंड उसी की तरह यहाँ पे भी मुझे सेमेटरी मिली है जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, जो मेरा साउथ साइड पे लोकेटेड है, हमारे इस कालीबागान के साउथ साइड पे लोकेटेड है। राइट नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्लेस इज लोथल। अब लोथल का जो एरिया है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंगली कंस्ट्रक्टेड एरिया। एक तो उसके पास एक बहुत बड़ा डॉक यार्ड है, मतलब यहाँ पे किसी टाइप का एक पानी का डॉक बनाया गया होगा जहाँ पे शिप्स को ले आया और लेके जाया जाता होगा। और बिकॉज लोथल एग्जैक्टली एक जो हमारी रिवर है उसके पास लाई करती थी, तो लोथल का सिग्निफिकेंस एज एन इम्पोर्ट टाउन या एक ऑन्ट्री पोर्ट बहुत ज़्यादा बन जाता है। बिकॉज लोथल के अंदर मुझे बहुत सारी छोटी छोटी ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस मिले हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर मिले हैं जहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड मटेरियल बनाए जाते थे। उसी तरह इसमें भी एक अपर एंड लोअर टाउन डिवीजन मिला है और इसके अपर टाउन में मुझे एक बिल्डिंग मिली है जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जो मैंने आपको बताया था हरप्पा में जो मेरी ग्रेनरी लोकेटेड है उसी के बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप का एक स्ट्रक्चर है वो। राइट एंड देन यहाँ पे भी इवन दो ये एक बहुत छोटा सा एरिया है, यहाँ पे भी जो स्ट्रीट्स हैं वो प्रधान दिशाओं के हिसाब से ओरिएंटेड हैं। राइट एंड अगेन यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मिला है जहाँ पे करीबन 12 छोटे छोटे बाथ हाउसेस बनाए गए, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल बेदिंग के लिए या किसी टाइप के एनिमल्स को धोने के लिए किया जाता होगा। बिकॉज इन्हीं 12 घरों के साथ साथ 12 चैनल वाले ड्रेन इससे बह के मेन ड्रेन की तरफ जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे मुझे यही दिखा रहे हैं कि ये जो लोथल था इवन दो एक छोटा सा एरिया था और इस छोटे से एरिया में भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होता था। यहाँ का भी जो गेट है वो बड़ा ही पतला सा, घेराबंदी यहाँ पे भी, किलाबंदी यहाँ पे भी करी गई थी और उनका भी गेट बड़ा इलाबरेट सा गेट बट छोटा सा गेट था, पतला गेट था। और यही पतला गेट मुझे हर शहर और हर टाउन में मिल जाता है। राइट सो लोथल वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस।
राइट। एंड लोथल में भी उसको थोड़ा एक ऊंचे से हाइट में बनाया गया था बिकॉज वो एक पानी के स्रोत के आसपास था, और इस पानी के स्रोत के आसपास होने की वजह से जिससे यहाँ पे उफान में ये भर ना जाए, इसीलिए इसको एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था। सो ऑल एंड ऑल मेरे लिए एटलीस्ट ये जज करना बहुत ईजी हो जाता है कि पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी काफ़ी प्लान्ड वे में बनाई गई थी, और इस प्लान्ड वे में बनाने के लिए इतने सारे जो शहरों को बनाया जा रहा था, इनको बनाने के लिए किसी ना किसी टाइप की एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जिसने ये सारी चीज़ों को अप्रूव किया होगा, ये या इन सारे स्टैंडर्ड्स को बनाया होगा। जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड है, ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड है 1:2:4 के हिसाब से ब्रिक्स बनाए जाएंगे, ये मुझे इतने बड़े एरिया में एग्जैक्टली कैसे मिल जाते हैं। तो पोशेल ने जो बात करी थी डोमेन्स की, कि डोमेन के हिसाब से मेरा पूरा का पूरा जो हड़प्पा है वो डोमेन्स के हिसाब से बनाया है, कि किस तरह मोहनजोदारो एक कंट्रोलिंग एक सब कैपिटल है, हड़प्पा एक सब कैपिटल है, मेरा धोलावीरा, गनेरीवाला, राखीगढ़ी, ये सारे सब कैपिटल्स हैं। जरूर इनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता होगा कि हाँ 1:2:4 के रेशियो में ही बनाए जाएंगे। उनके बीच में कम्युनिकेशन होता होगा कि जो वेट्स मुझे हड़प्पा और चोलिस्तान से मिले हैं वही मेरे स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स हैं, उन्हीं के हिसाब से हमारी ट्रेडिंग होगी। एंड ये जो फोर्टिफिकेशन सिस्टम है, सब में फोर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा क्योंकि किसी न किसी टाइप की कंट्रोल की जरूरत थी। और इस कंट्रोल की बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे कि पर्टिकुलर आर्किटेक्चरल फीचर्स कैसे थे, किस टाइप के घरों को बनाया जाता था, किस टाइप का ड्रेनेज सिस्टम होता था, किस टाइप के जो आर्किटेक्चर है वो किस टाइप का होता था, स्पेसिफिकली ये आर्किटेक्चर सोसाइटी के साथ कैसे लिंक होता था, राइट। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में, जहाँ पे हम सूक्ष्म वे में और बड़े ही सोशली एनालिटिकल वे में हम देखेंगे कि इस आर्किटेक्चर ने कैसे हमारे इस हड़प्पा की सोसाइटी को इफेक्ट किया था, किस तरह उसको इवॉल्व किया था। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये जो मैं इतना ज़्यादा आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन लाता हूँ हिस्ट्री की, इट्स बिकॉज सी आई लव द सब्जेक्ट। अगर आप मेरे पढ़ाने के तरीके से समझ पा रहे हो देन you'll know that I'm very passionate about the subject, because यार छोटे छोटे एविडेंसेस है इन स्टोरीज को बनाना, और उसी के साथ साथ इस टाइम ट्रैवल को करना, ये इमेजिन करने के लिए कि आज से 4,500 साल पहले की सभ्यता कैसी हुई होगी और उन्होंने किस टाइप का डेवलपमेंट किया होगा, इज अमेजिंग टू मी। और इसी अंडरस्टैंडिंग से आप समझ पाओगे आने वाले जब टाइम में, जब हम यही की सभ्यता की बात करेंगे, यहाँ के लोगों की बात करेंगे, यहाँ के लोग किस तरह से रहते थे, क्यों एक अपर और लोअर टाउन डिवीजन होता था, इस डिवीजन की क्या इंपॉर्टेंस थी, और इसी को जब आगे आने वाले डिफरेंट सभ्यताओं के साथ कंपेयर करेंगे, डिफरेंट एम्पायर्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो आपको पता चलेगी कि यार हिस्ट्री इज सच एन अमेजिंग सब्जेक्ट, इट्स सच एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू टीच यू। So again, if you like the video, that'll be amazing. If you find this video interesting, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको हिस्ट्री में मज़ा आ रहा है, तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हो अपने किसी भी फ्रेंड से जिनको हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री समझनी है, इट डजंट हैव टू बी एन एग्जाम, जिनको बस हिस्ट्री समझनी है यार, go ahead and share the video with them, right? That'll be amazing, because as many as more and more people join in, the more discussions we'll have. आपके पास उतने ही क्वेश्चन होंगे यार, बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन पूछना, कोई भी डाउट रहता है, मेक श्योर यू पुट इट इन द कमेंट। आई एम ऑलवेज देयर व्हेन द वीडियो गोज लाइव, मैं लाइव चैट में होता हूँ, तो अगर उस टाइम पे आपको कोई भी डाउट है हम आराम से सॉल्व करेंगे, राइट। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज अर्नब टीचर्स, माय नेम इज अर्नब पति, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।